अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक ये है कि ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त में फ़्रॉड जो है ना वो किस तरह होता है और उस फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। टॉपिक आज बड़ा थोड़ा सा ना सेंसिटिव किस्म का है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना वो ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो फ्रॉडिये नहीं हैं, जो जेनवन है, वो इस वक्त बेचारे कचहरियों में जो है ना धक्के खा रहे हैं, और जो फ्रॉडिये हैं वो घरों में बड़े सुकून के साथ फ्रॉड करके बैठे हुए हैं। इसलिए इस ज़रा लेक्चर को, इस टॉपिक को ज़रा कान खोल के आपने सुनना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, ताकि ये पूरे जहाँ जहाँ भी लोग जो इस चीज़ से जो है ना वो मुतासर हैं, फ्रॉड से, किसी शख्स के फ्रॉड से मुतासर हैं, तो वो उन तक ये पहुँचे और उनको ये इल्म हो कि हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ है और हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका सलूशन क्या है, अब हमने क्या करना है, उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें किस किस जगह पे फ्रॉड होता है। सबसे पहली बात तो जो देखने वाली वो ये है कि प्रॉपर्टी की मलकियत में फ्रॉड होता है। कि एक बंदा, यानी कि आपने जिस वक्त कोई किसी बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो उसने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ये बंदा जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ ये किस तरीके से मालिक है। दो तरह का आपको जो है ना वो डॉक्यूमेंट पहले सबसे पहले देखना चाहिए। एक तो उसकी जो जमाबंदी या जो पटवारी के पास उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी फ़र्द, वो आपने चेक करनी है। और दूसरा, फ़र्द के अलावा अगर कोई उसके पास मलकियत का सबूत है तो वो आपने चेक करना है। प्रॉपर्टी आपको जो मलकियत है वो सिर्फ दो तरह की मिलेगी। एक जो महकमा माल के पास रिकॉर्ड है, और एक वो प्रॉपर्टी जिसका महकमा माल के पास रिकॉर्ड नहीं है। वो मुख्तलिफ किस्मों की होती है ना। अब उसमें आगे जाके हमें देखना है कि क्या क्या कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले आप जेहन में रखें दो तरह की दस्तावेजात होंगे, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक वो प्रॉपर्टी जिसका महकमा माल के पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो कंप्यूटराइज शक्ल में है या मैनुअल शक्ल में है, यानी कि या तो पटवारी के पास होगा, वो आपको अपने रजिस्टर से निकाल के देगा, या आपको कंप्यूटर सेंटर से, अराजी रिकॉर्ड सेंटर से उसका रिकॉर्ड मिलेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी वो है जिसका महकमा माल के पास रिकॉर्ड नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महकमा माल के पास किस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी जो शहरों में आ जाती है, जो टाउन कमेटी की हदूद में आ जाती है, या जो महकमा माल अपने रिकॉर्ड से निकाल देता है, उसका आबादी दे का रिकॉर्ड या लाल लकीर का इंतकाल चढ़ा के लाल लकीर का इंतकाल दर्ज करता है अपने रिकॉर्ड में और उसको अपने महकमा माल के खाते से निकाल देता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी सिर्फ रजिस्ट्रियों की बुनियाद पे एक दूसरे को मुंतकिल होती है, और उसका रिकॉर्ड या तो प्रॉपर्टी टैक्स में चला जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स का जो खाता है जिधर PT1 वगैरह बनते हैं, या उसका रिकॉर्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी, या जो भी उधर कोई इदारा जो बिल शिल वगैरह कलेक्ट करते हैं, या जो पानी का जो वो मीटर लगाते हैं, पानी के जो कनेक्शन देते हैं, उधर उसका रिकॉर्ड होता है। तो उसका महकमा माल के पास रिकॉर्ड नहीं रहता। जो लाल लकीर के अंदर चली जाती है ना, लाल लकीर वही होती है, उसको बोलते हैं कि जो खाता महकमा माल अपने खाते से जिस प्रॉपर्टी को निकाल देता है और उसका इंतकाल अपने पास दर्ज करता है बकायदा, उसको लाल लकीर का इंतकाल कहते हैं। अगर आप किसी भी खेवट खतूनी या किसी भी खाते की, किसी भी महाल जिसको आप बोलते हैं, यानी कि किसी भी इलाके की कोई 1973, 72, 1974 की जो जमाबंदी है ना वो देखें ना, तो उसके अंदर एंड पे आगे एक इंतकाल, कोई 7, 8, 10 पेज जो है ना वो इंतकाल के लगे होते हैं। वो लाल लकीर का इंतकाल है कि वो इतना इतना एरिया वो शहर के अंदर आ गया या वो आबादी दे में आ गया है। अब उसका जो है ना वो उनके पास महकमा माल के पास रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, उसका सिर्फ वो जो है ना वो लोगों के पास रिकॉर्ड है जो रजिस्ट्रियों पे बैठे हैं, और रजिस्ट्रों पे हैं, जो PT1 के थ्रू बैठे हैं और PT2 के थ्रू बैठे हैं, PTO है, कोई भी उनके पास ट्रांसफ़र आर्डर है, कोई स्टाम्प है, कोई जो भी है, वो उसके तहत वो मालिक है। अब महकमा माल के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। दो तरह का रिकॉर्ड आपको मैंने बताया। अब आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सबसे पहले आपने जिस बंदे से परचेज करनी है उससे आपने उसका मलकियत का, ओनरशिप का रिकॉर्ड लेना है। अब हम सपोज कर रहे हैं
सपोज कि उसके पास महकमा माल का रिकॉर्ड मौजूद है उस प्रॉपर्टी का जो आपने परचेज की है, वो शहर के अंदर है, कोई शहर का कोई कस्बा यानी कि कोई इलाका है, जैसे सियालकोट का हाजीपुरा है या सियालकोट का कोई रंगपुरा है या कोई इस तरह, मुझे तो सियालकोट की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, या लाहौर का कोई कह लें, कोई इधर हरबंसपुरा या कोई इस तरह का कोई एरिया जिसका महकमा माल में रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसका आपने उसका फ़र्द उसको कहना है कि मुझे ला के दिखाए। जिस वक्त आपने फ़र्द चेक करना है, आपने ये देखना है कि वो बंदा खेवट, खतूनी और खसरा, ख़ास तौर पे अपने खसरा देखना है, क्योंकि खसरा तब्दील नहीं होता, खेवट भी बदल जाता है, खतूनी भी बदल जाती है। जब नेक्स्ट जमाबंदी बनेगी तो हो सकता है खेवट चेंज हो जाए, खतूनी चेंज हो जाए, लेकिन खसरा वही रहेगा। खसरा अगर तकसीम होगा, कोई प्रॉपर्टी तकसीम होती है तो खसरा उसके बटों में चला जाता है, जैसे आपने देखा होगा 591/4/2/3 इस तरीके से आ जाएगा खसरा, लेकिन उसका मतलब है कि वो 594 का हिस्सा है, खसरा बदलेगा नहीं, खसरा तब्दील नहीं होगा। तो आपने ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी किस खसरे में वाक़ है और उस खसरे में और कितनी उसकी प्रॉपर्टी है और उस खसरे में मुश्तरका और कितने मालिक मौजूद हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो बंदा मालिक किस तरीके से बना है, यानी कि वो अपने आबाओ अजदाद से मालिक है, तो फिर तो आपने उसका इंतकाल वरासत चेक करना है। आया उसका कोई और बहन भाई जिसको कहीं छोड़ दिया गया हो और उसका हिस्सा हो वो बेच रहा हो, वो चेक करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है कि जिस वक्त वरासती इंतकाल होते हैं तो पटवारी के साथ मिल के कोई एक बहन या भाई या दो बहन या भाई को छोड़ के, जो एक बड़ा शातिर चलाक होशियार एक बंदा होता है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवा लेता है और फिर वो आगे सेल कर देता है। तो आपने वो ज़रूर चेक करना है कि उस बंदे की अगर वरासती प्रॉपर्टी है तो उसका जो वरासत का इंतकाल चढ़ा हुआ है ना, वो आपने उससे डिमांड करनी है ताकि वो पटवारी से वो निकलवाए, और फिर आप उसको देखें कि जब इसकी वरासत चढ़ी थी तो ये कितने बहन भाइयों के नाम चढ़ी थी। आया अगर आपको इल्म है उसके बारे में तो क्या ये वही है, और अगर आपको उसके बारे में इल्म नहीं है तो कोशिश कर ले पता करने की, लेकिन फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपको वो जब उसकी फैमिली के बारे में इल्म ही नहीं है कि वो कितने भाई हैं, लेकिन वो जो आपको डीलर जो डील करवा रहा है उसको डेफिनेटली इल्म होगा, फिर आप उससे उसके बारे में डिमांड करेंगे कि ये इसका इंतकाल वरासत चढ़ा हुआ है तो क्या ये वारसान इसने मुकम्मल इसमें डिक्लेयर किए हैं, कोई वारस ऐसा तो नहीं जो बाद में उठ के क्लेम करे और आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो आपके हाथ से निकल जाए। तो आपने वो चेक करना है। इसके अलावा अगर वो इंतकाल वरासत नहीं है, इंतकाल आप चेक करें कि वो मालिक अगर हिब्बा के थ्रू बना है तो वो भी आप चेक करेंगे। अगर ये हिब्बा के थ्रू बना है तो इसको हिब्बा किसने किया है, या तो उसके वालिद ने किया है, अगर तो उसके वालिद ने किया है तो क्यों किया है, उसके बहन भाई मौजूद नहीं थे। क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊं, ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल हैं, इन चीज़ों का पता करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी कचहरियाँ इन्हीं रोड़ों से इन्हीं रफड़ों से भरी हुई हैं, और लोग शुरू में जब जिस वक्त ज़मीन लेते हैं ना, कोई बिजनेसमैन है, कोई मैं अब अगर बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ अपना जो मेरा जो डीलर है उसके ऊपर, जो मिडल मैन है उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। अब वो मिडल मैन जो है ना उसको आपकी प्रॉब्लम का कोई एहसास नहीं है, उसको ये है कि उसने 2% कमीशन लेनी है या 1% कमीशन लेनी है, उसने अपनी रोटी रोटी के लिए उसने भी डॉक्यूमेंट्स पिछले चेक नहीं करने, उसने कहना है पहले भी ये बंदे को मैं जानता हूँ, ये बंदा बहुत नेक है, ईमानदार है, लेकिन अल्टीमेटली जिस वक्त कोई 3-4 साल 5 साल बाद कोई और वारस उठता है फिर आप परेशान होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप पहले चेक करें, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी परचेज करें। इसके बाद आपने देखना है कि वो ठीक हो गया। अगर हम इस जगह पे थे कि अब वो हिबा की बेस पे मालिक बना हुआ है, तो आपने चेक करना है कि हिबा का इंतकाल उसका वैलिड है, उसका इंतकाल अगर हिबा हुआ उसको वो हिबा के थ्रू मालिक बना है तो हिबा कैसे हुआ है, क्या दूसरे वारसान को उनकी जगह पे कब्जा करने के लिए या उनका हिस्सा खाने के लिए उसने हिबा या तमलीक तो नहीं करवाया हुआ, तो वो आपने चेक कर लेना है। अगर वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, उसके बाद अगर वो हिबा के थ्रू नहीं हुआ, किसी सेल डीड के थ्रू हुआ, यानी कि उसने पहले रजिस्ट्री करवाई है, जगह पहले उसने परचेज की है, तो रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू हुआ है, तो फिर आपने उससे रजिस्टर्ड सेल डीड उससे डिमांड करनी है। उसे कहना है कि मुझे वो पिछली जिसके थ्रू तुम मालिक बने हो ना वो रजिस्टर्ड सेल डीड भी मुझे दे दो, क्योंकि तुमने तो अब जगह भेज दी है, तुम्हें तो इसके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, वो जितना भी इसका पिछला रिकॉर्ड है बैक एंड का वो मुझे दे दो। अगर हिबा रजिस्टर्ड हुआ है तो हिबा की आपने उसको रजिस्टर्ड जो है ना वो कॉपी लेनी है उससे। अगर वो सेल डीड के थ्रू मालिक बना है तो वो सेल डीड जो है ना उससे आपने डिमांड करनी है कि ये सेल डीड।
और ये सारा कुछ आपको महकमा माल के रिकॉर्ड से मिलेगा कि जब आप महकमा माल में देखेंगे कि वो मालक किस तरीके से बना है, तो महकमा माल के अंदर जो इंतकाल दर्ज होता है ना, वो अगर सेल डीड के थ्रू हो तो वो लिखा होता है कि ये सेल डीड दस्तावेज बैनामा के थ्रू जो है ना ये रजिस्टर्ड हुआ है। इसके अलावा अगर वो उसका इंतकाल बदरिया बै ज़बानी यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं हुई, बै ज़बानी हुई है, फिर आपने उसका चेक करना है कि आया वो बै ज़बानी इंतकाल तो उसके नाम पे हो गया, लेकिन उसने फीसें वगैरह प्रॉपर पे की हैं, जिस बंदे ने उसको इंतकाल किया है वो बंदा वाकई इसका मालक था। क्योंकि जो फ्रॉड पटवारियों के पास होते हैं ना, वो और किसी जगह पे नहीं होते। जिस वक्त पटवारी ऐसे ही इंतकाल बैदबानी कर देते हैं, सपोज कि एक जगह पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक जगह पे एक बंदे की 2 कनाल जगह है। अब वो क्या करता है कि उसके 5 मरले के 8-7 प्लाट बनाता है और बाकी जो 5 मरले हैं वो रास्ता बीच में से गली छोड़ देता है। अब महकमा माल के रिकॉर्ड में 2 कनाल है, अब वो 5 मरले की 7 फर्दें निकलवाता है और 7 प्लाट सेल कर देता है। बीच में गली है 5 मरले। अब महकमा माल के रिकॉर्ड में वो 5 मरले उसके नाम पे चल रही है। अब वो क्या करेगा, अगर उसके जेहन में फ्रॉड है तो या तो वो किसी दीगर को वो 5 मरले की फर्द बै लेके रजिस्ट्री करवा देगा, और अब कोई एक प्लाट अगर किसी ने छोड़ा हुआ है, बिल्डिंग तमीर नहीं की या खाली पड़ा हुआ है, तो वो उसको दिखा के वो दे देगा और खुद साइड पे हो जाएगा। वो जो है ना वो दोनों पार्टियां आपस में लड़ती रहेंगी। या फिर ये करेगा कि अपने किसी भाई या और किसी दीगर के नाम पे उसको या रजिस्टर्ड करवा देगा या बैदबानी इंतकाल करवा देगा और वो आगे सेल कर देगा। यानी कि 2-3 ट्रांजैक्शन हो जाएंगी ताकि पिछले एंड तक कोई पहुंचे ना, और वो जो अल्टीमेट जो एंड यूज़र है, जो बिजनेसमैन है, जो शरीफ आदमी जो एंड में परचेज करेगा घर बनाने के लिए, तो वो बाद में एक दफ़ा तो वो शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में उसके लिए मुसीबत पड़ जाएगी और वो उसमें जो है ना वो खपता रह जाएगा और अदालतों कचहरियों के चक्कर लगाता रहेगा। जब ये चीज़ें आपने चेक कर ली, आप सेटिस्फाई हो गए मुकम्मल कि ये बंदा जो है ना ये मालक है, ओनर है, मैंने इसको कंप्लीट चेक कर लिया है। और एक मैं आपको बात बताऊं, आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए किसी एक वकील को अपना साथ जो है ना वो अपना मुकम्मल उसके साथ जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करें। कोई अच्छा वकील जो है, जो अगर आपने ये प्रॉपर्टी के मामला करने हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करें और उसके ऊपर ट्रस्ट करें। और वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला, वैसे तो वकील माशाल्लाह अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि ट्रस्ट जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। जब आप लोग एक वकील की मौजूदगी में दूसरे वकीलों से मशवरे लेते हैं, जाके पूछते हैं, उसके खिलाफ बातें करते हैं, उसके ऊपर बदगुमानी का इजहार करते हैं, तो फिर उसका भी दिल खट्टा होता है। इसलिए तो वो आपके लिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा। आपको आपका बिजनेस में से इतना टाइम नहीं निकलता, कोई बात नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करें प्रॉपर्टी के मतलब। अगर आपको पता चल गया, अब हम इस जगह पे पहुंचे कि आपको पता चल गया कि वो ओनर है, कन्फर्म ओनर है, वो ठीक है जी 100% ओनर है, इसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स में कोई शक नहीं है। अब आपने उससे रजिस्ट्री करवानी है। जिस वक्त आपने रजिस्ट्री करवानी है, अगर वो सेल डीड है उसके पास, तो सेल डीड भी लेनी है, फर्द बै भी लेनी है, और ये दोनों चीज़ें लेनी है। रजिस्ट्री फर्द बै के थ्रू करवानी है और सेल डीड जो उसके नाम की है उसका बीच में हवाला देना है। इसके अलावा आपने सेल डीड के अंदर अपनी दस्तावेज यानी कि रजिस्ट्री के अंदर उसका हदूदरबा लिखना है, उस प्लाट का हदूदरबा लिखना है कि इसके शुमाल में ये है, जनूब में ये है, सामने ये है, पीछे ये है। उनके बाकायदा नाम लिखने हैं, नाम लिख के उनको और उस बंदे के साथ जाके फिजिकली उस जगह को डीमार्केशन करवानी है उस बंदे के हाथ से, और उसकी पिक्चर्स बनानी है। वहाँ पे हो सके, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सके तो वहाँ पे कोई 2-2, 3-3 जो है ना वो उसके ईंटों के 2-2, 3-3 ईंटों के रद्दे लगा के वो उसको जो है ना वो छोटी छोटी 4 दीवारी कर दें, हो सके तो। अगर नहीं हो सकता तो वहाँ पे एक दफ़ा अनाउंसमेंट ज़रूर करवा दें लोगों को जो इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, उनको पता हो कि ये प्लॉट जो है ना ये इस बंदे ने परचेज़ किया है। उसके बाद उसकी आप उसका कब्ज़ा लेके बाकायदा प्रॉपर उसकी आप रजिस्ट्री करवा, और रजिस्ट्री करवा के उसको ऐसा ही ना छोड़ दें, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तब्दील कर दें, ताकि अगर उस खाते के अंदर कोई ऐसा मालक जिसको असल मालक गली की जगह बेच के चला गया हुआ है, वो उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश ना करे। वरना मेरे पास ऐसी लिटिगेशन हैं कि एक बंदा बेचारा वो प्लाट लेके वो 5-7 दिन बाद खुशी से अभी वो मिठाइयाँ बांट रहा होता तो कोई दूसरा आके कब्ज़ा कर लेता। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये उस प्रॉपर्टी की बाबत मैंने आपको बताया है कि जिसकी
महकमा माल में जिसका रिकॉर्ड मौजूद है उसके लिए आपको इतना इतना सेंसिटिव होकर गौर फिक्र करके और इस तरीके से आपने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपने इसको रजिस्ट्री करवानी है। और रजिस्ट्री करवाते वक्त कोशिश करें कि उसकी जितनी वैल्यू है उतने की रजिस्ट्री करवाएं, डीसी वैल्यू या वो एफबीआर वैल्यू के मुताबिक ना करवाएं, जितने की आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह फिर वो शुफा वगैरह से भी बचेंगे आप, और भी जो दीगर प्रॉब्लम हैं उनसे भी बचेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए तो मैं एक सेपरेट से लेक्चर प्रिपेयर करूँगा। ये आम आदमी जो एक बिजनेसमैन, कारोबारी, शरीफ आदमी जो प्रॉपर्टी अपने घर के लिए परचेज करता है, उसके लिए मैंने थोड़े से हिंट्स दिए हैं। और कि वो जिस वक्त प्रॉपर्टी परचेज करे, अगर उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड महकमा माल में मौजूद है तो फिर वो ये सारी चीज़ें उनको चेक करे और चेक करने के बाद अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाए। और रजिस्ट्री करवा के वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई, यानी कि अगर आपने कोई 50 लाख की जगह ली है तो कोई 2-3 लाख रुपया लगा के छोटी छोटी चारदीवारी करके तो उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा दें कि ये जगह मेरी है, मेरे बराए फरोख्त नहीं है, या अपने वकील की तरफ से लिख दें कि हर गाह आपको मतला किया जाता है कि इस जगह के बारे में किसी से सौदा ना करें। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप सुकून के साथ सो सकेंगे। और वरना जो है ना, वरना ये हमारे मुल्क में आपको पता ही है जिस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं और जिस तरीके से। अच्छा, और रजिस्ट्री करवाने के बाद फौरी तौर पे जिस दिन आपको रजिस्ट्री मिलती है उसी दिन आप उसका इंतकाल करवाएं, ताकि वो जो प्रॉपर्टी पिछले बंदे के नाम थी वो महकमा माल में आपके नाम पे मुंतकिल हो जाए। उसका इंतकाल लाजमी करवाएं, उसके लिए डिले ना करें। मैंने देखा है रजिस्ट्रियाँ लोग करवा के बैठ जाते हैं 2-2 3-3 साल, उसको पूछते नहीं है। उनके ज़हन में होता है हमारे वकील ने करवा दी है, जिसने रजिस्ट्री करवाई थी। वकील की जिम्मेदारी नहीं होती। वकील की जिम्मेदारी, ड्यूटी ये होती है कि उसने इंतकाल की फ़ीस जमा करवानी है जिस वक्त रजिस्ट्री हो रही है। तो जिस वक्त रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद ये महकमे की जिम्मेदारी है कि वो ऑटोमेटिकली उसका इंतकाल चढ़ाए। लेकिन हमारे महकमे इतने एफिशिएंट नहीं हैं, तो इसलिए आपको इसके लिए विजिलेंट होना पड़ेगा, आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा। आप उसकी रजिस्ट्री जिस वक्त हो जाए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ जाए, आप उसकी कापी लेके पटवारी के पास जाएं। अगर पटवारी के पास उसने रजिस्टर्ड होना है इंतकाल ने, अगर वो पटवारी के पास नहीं होना, कंप्यूटराइज है, तो फिर रजिस्ट्रार जिधर से आपकी रजिस्ट्री हुई है वहाँ पे बंदे आप उन्होंने गवर्नमेंट ने बिठा दिए हैं, वो उधर ही उसका इंतकाल चढ़ाते हैं। वहाँ पे जाकर उसको चेक करें, अगर नहीं चढ़ा तो उसको इंतकाल चढ़वाएं। वो पैसे नहीं लेगा, अगर लेगा भी तो 100-200-300 लेगा, तो कोई बात नहीं, वो दे दें और अपना इंतकाल अपने नाम पे दर्ज करवाएं। और इंतकाल दर्ज करवा के एक फ़र्द बराए रिकॉर्ड अपने निकलवा के रखें, ताकि आपको किसी भी किस्म की बाद अदा किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, लिटिगेशन और मसले मसाइल से बच सकें आप। तो ये आपका आज का जो है ना वो सारा ये सिलसिला था। तो ये बराए मेहरबानी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों के फ़ायदेमंद होगी और इंशाल्लाह लोग इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल करेंगे।